सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि सिकरवार आपके अपने YouTube चैनल सत्यमेव जयते आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, लाइन रटी रटाई हो गई है, काफ़ी बार यही लाइन बोल चुके हैं। खैर साथियों, जैसे कि मुझे कुछ मैसेज मिले हैं। आपने मुझसे कहा कि सर आपातकाल की वीडियो बनाइए, और आप जानते ही हैं कि कुछ समय पहले आपातकाल को 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर फिर एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो आज आपके सामने हम आपातकाल का एक वीडियो लेके आए हैं। बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बिना देर किए हुए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हमारा रोज़ाना का काम होता है, कोचिंग का नाम सत्यमेव जयते आईएएस। साथियों, टॉपिक का नाम है इमरजेंसी इन इंडिया। इमरजेंसी की चर्चा तो काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसको डिटेल में समझना है। यानी कि हिंदी में कहते हैं भारत में आपातकाल। थोड़ा सा समझ लें, भारत में आपातकाल लगा कब, पहले ये तिथि जान लीजिए। तो 25 जून 1975 को लगा था और लगभग 21 मार्च 1977 तक ये चला। यहाँ पे ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो इमरजेंसी इन इंडिया यानी भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा, 21 मार्च 1977 तक ये रहा। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जनवरी के महीने तक लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन हम तो यही मान के चलेंगे कि अमूमन 19 या 21 महीने तक आपातकाल जारी रहा। जब इतने महीने यानी 21 महीने लगभग आपातकाल जारी रहा, साथियों, इस समय क्या हुआ? तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इस समय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा करवाई राष्ट्रपति के जरिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि न तो विधानसभाओं के चुनाव हो सकते थे, न लोकसभा के चुनाव हो सकते थे। प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर सेंसरशिप लगा दी। कहने का मतलब केवल वही न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो सकती थी जिसको सरकार निकालना चाहती थी, अन्यथा बाकी सारी न्यूज़ जो सरकार के खिलाफ थी वो सारी न्यूज़ बंद कर दी गई या उनको ख़त्म कर दिया गया। भारत के बहुत सारे कद्दावर नेता आपातकाल के दौरान ही जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए, और ऐसा माना जाता है कि जो भारत का लोकतंत्र है वो सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया गया। इस घटना को, इस आपातकाल की घटना को साथियों, भारत के इतिहास में लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा, एक ब्लैक स्पॉट माना जाता है। और किसी भी देश के लिए लोकतंत्र में आपातकाल लगना बड़ी ही शर्म की बात होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश में देश में आपातकाल लगा तो लगा क्यों, इसकी वजह क्या थी, और इसके पीछे किन व्यक्तियों का हाथ था? क्या इसकी जिम्मेदारी आप इंदिरा गांधी को देंगे, या इंदिरा गांधी नहीं तो उनके बेटे संजय गांधी को, या फिर एक नामचीन नेता, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक कद्दावर नेता जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण को आपातकाल की वजह मानेंगे? इस चीज़ को जानने के लिए कि वास्तव में इसकी असल वजह कौन है आपातकाल के पीछे, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास के गर्भ में जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। इस घटना को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको 1971 की डेट पे लेके चलता हूँ। 1971 में आप जानते हैं लोकसभा के आम चुनाव हुए, और इन चुनावों में इंदिरा गांधी बहुत भारी विजय प्राप्त करके सरकार में आई। अपनी रैलियों में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा शुरू किया था, और इस गरीबी हटाओ के नारा ने विपक्ष को धूल चटा दी और बहुत ज़्यादा नारा फेमस हुआ। अपनी रैलियों में वो कहा करती थी कि वो कहते हैं गरीबी हटाओ और हम कहते हैं वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और हम कहते हैं गरीबी हटाओ। आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि बताइए आप क्या हटाना चाहते हैं, तो जनता का उत्तर आता था कि हम तो साहब गरीबी हटाना चाहते हैं। तो कुल मिला के गरीबी हटाओ के नारा ने विपक्ष को बहुत बुरी तरह से पस्त कर दिया, और इंदिरा गांधी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत के आईं। अब इसके बाद में एक और बड़ी सफलता इंदिरा गांधी को तब लगी जब 1971 में 16 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसका अंत हो गया। 16 दिसंबर के जो युद्ध में भारत बहुत शानदार विजय प्राप्त कर चुका था, और इसका पूरा का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि
पाकिस्तान दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। कहने का मतलब दोनों हिस्सों से, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों के बीच में फंसा हुआ था हिंदुस्तान। इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक सफलता ये मानी जाती है कि पाकिस्तान का बंटवारा इंदिरा गांधी ने कर दिया और दो मोर्चे जो पाकिस्तान के बने हुए थे उनको ख़त्म कर दिया और एक नया नक्शा दुनिया के नक्शे पर उभर के आया, जिसको आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के एक तो आम चुनावों में इंदिरा गांधी की सफलता, दूसरी बात आपकी जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है उसमें बहुत बड़ी सफलता, तीसरी एक सफलता और 1972 में उसको मिली, यानी इंदिरा गांधी सरकार को मिली, जब इंदिरा गांधी ने देखा कि 1972 में कुछ जगहों पे विधानसभा चुनाव होने थे, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जैसे बात करें राजस्थान में, राजस्थान के बाद गुजरात में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में विधानसभा चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी ने क्या किया, पंजाब, हरियाणा और बिहार की विधानसभाओं को पहले ही भंग करवा दिया, यानी उनका समय नहीं हुआ था लेकिन पहले ही भंग करवा दिया था और वहाँ भी चुनाव करवाए गए। 1972 में आलम ये था कि पूरे देश के सभी राज्यों में, केवल तमिलनाडु राज्य को छोड़ के साथियों, पूरे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कुल मिला के कह सकते हैं कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, सिवाय तमिलनाडु को छोड़ के। अब इस कंडीशन में जाके इंदिरा गांधी सत्ता के शिखर पर पहुंच गई, सत्ता के शिखर पर पहुंची। लेकिन जैसे ही ये सब काम चल रहा था, इंदिरा गांधी के दो बड़े लोकप्रिय फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। एक फैसला था, उसमें पहला वाला जो फैसला है वो था, एक तो प्रीवी काउंसिल जो था, प्रीवी काउंसिल थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी। कहीं कहीं पुस्तकों में 562 संख्या दे रखी होती है, कहीं कहीं 552 भी दे रखी होती है, लेकिन मैं ये संख्या अमूमन 565 ही मान के चलता हूँ। तो अब इसमें क्या हुआ, जब 565 देसी रियासतों का भारत में विलय करवाया जाना था तो सारी रियासतें एक पेपर पे सिग्नेचर करके भारत में विलय होती थी और उस पेपर को बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसको विलय पत्र के बाद भारत में रियासतें शामिल हो जाती थी। लेकिन भारत सरकार और रियासतों के बीच में एक संधि होती थी और संधि शर्त के अनुसार ये माना जाता था कि भारत सरकार उन रियासतों को जो भारत में शामिल हो रही हैं, उन राज्य रजवाड़ों को जो भारत में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को भारत सरकार पेंशन दिया करेगी, सरकारी पेंशन दिया करेगी, और इसी पेंशन को प्रीवी पर्स बोला गया। अब इसी प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी ने ख़त्म करने की बात कही थी। तो एक तो ये फैसला था, यानी सरकारी पेंशन को ख़त्म करना। दूसरा बड़ा फैसला था जो 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब ये नेशनलाइजेशन की बात है, राष्ट्रीयकरण की बात है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी सरकार ने। तो कुल मिला के ये दो बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी। अब इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने की बात ठान ली कि कैसे भी मैं ही सर्वे सर्वा बनूं। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जिसको अब माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके ही पर कतरने के लिए चल दी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ऐसा करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए, कुछ नए संविधान संशोधन करवाए। और उन संविधान संशोधनों में थोड़ा सा आपको जानकारी दें तो एक था 24वां संविधान संशोधन, ये 1971 में हुआ। एक 25वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 में हुआ। 26वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 में हुआ है। थोड़ा सा समझिए कि एक्चुअल में 24वें संविधान संशोधन 1971 में क्या था। 24वां संविधान संशोधन 1971 ये कहता है कि संसद के पास संविधान में कहीं भी परिवर्तन करने के पूरे अधिकार हैं, भले ही उससे संविधान की मूल भावना ही क्यों न बदल जाए, यानी मूल ढांचा ही क्यों न बदल जाए, संसद के पास इतना असीमित अधिकार है संविधान में संशोधन करने का। लेकिन साथियों, आप जानते हैं 1967 में एक केस आया था जिसको आप गोलकनाथ का केस बोलते हैं, गोलकनाथ वाद बोलते हैं। इस केस में एक बात कही गई थी, और वो बात क्या थी कि संसद के पास संविधान में मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। साथियों, ये चीज़ सर, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये चीज़ समझने की है। 1967 का गोलकनाथ केस
का जो निर्णय है वो कहता है कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। जो संविधान का भाग 3 है फंडामेंटल राइट्स वाला, उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन इस फैसले को बदल रहा था 24वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी इसको बिल्कुल बदलना चाह रही थी और इस फैसले में कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकती है, भले ही उससे संविधान की मूल भावना, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना बदल जाए। ये था साथियों 24वां संविधान संशोधन। इसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया। इस 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, और उस निर्णय की वजह से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी उसको सॉल्व करने के लिए 25वां संविधान संशोधन लेके आई इंदिरा गांधी सरकार। अगला संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 में आया, हालांकि 72 तक पास हुआ। और इसमें जो प्रीवी काउंसिल पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उस निर्णय से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी, उन कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए साथियों 26वां संविधान संशोधन लाया गया। अब ये संविधान संशोधन जब लेके आए, मतलब इंदिरा गांधी सरकार ये संविधान संशोधन लेके आई। अब इन संविधान संशोधनों को चुनौती देने के लिए एक नए भाई साहब सामने आ गए, जिनका नाम है केशवानंद भारती। अब केशवानंद साहब जो हैं, ये आप जानते हैं एक बाबा जी टाइप के व्यक्ति, आपने देखा होगा, बाबाओं का बड़ा बोलबाला है। आप उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल देख लो, बाबा बड़े फेमस हैं यहाँ के। किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। खैर, तो केशवानंद भारती साहब 1973 में 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का जो फैसला आया, इस केस का फैसला आया, और अभी तक की सबसे बड़ी बेंच ने, 13 जजों की बेंच ने इस निर्णय को दिया और 7/6 के बहुमत से ये फैसला पारित हुआ। तो इसमें हुआ क्या, केशवानंद भारती के केस में जो नया निर्णय निकल के आया, उसमें एक बात कही गई कि संविधान में संसद के पास संविधान में संशोधन करने का व्यापक अधिकार है, लेकिन कब तक, जब तक संविधान की मूल भावना या मूल ढांचा, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जब तक वो ना बदले तब तक संशोधन कर सकती है। ये बात, ये थोड़े से मूल भावना वाली बात आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी। डोंट वरी साथियों, मैंने कहा है मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। मैं संविधान की क्लास लेके आऊँगा, तब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा लेक्चर केवल इसी का होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टेंशन न लें, वो सारी चीज़ें हम संविधान में कंप्लीट करेंगे और डिटेल में समझाऊंगा क्या चीज़ है ये। अभी केवल हम कहानी समझ रहे हैं, तो कहानी समझिए आपातकाल की पूरी। अब ये जो केस आया 24 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है साहब, ध्यान रखनी है आपको। 24 अप्रैल 1993, एक डेट ये भी आपको याद होगी, पंचायती राज दिवस इसी समय मनाया जाता है, बड़े फेमस है, ध्यान होगा आपको। 24 अप्रैल एक वजह से और फेमस है, आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर साहब जो हैं, उनका जन्म दिवस भी 24 अप्रैल को ही है, मेरे पसंदीदा खिलाड़ी भी हैं। खैर, तो ये फैसला आया और उसमें कह दिया कि भाई मूल भावना नहीं बदले तब तक संविधान में संशोधन कर सकती है संसद। अब ये बात हो रही थी, इसके जस्ट एक दिन बाद जो जस्टिस सीकरी थे वो रिटायर हो गए। अब जस्टिस सीकरी के रिटायर होने के बाद, अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझिए एक्चुअल में प्रावधान क्या होता है। थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई है। जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, खैर जल्दी तो नहीं है, खैर इतनी तो बात बेसिक सी समझ में आएंगी। जस्टिस सीकरी रिटायर हो गए, इसके बाद जस्टिस सेलट, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर, इधर मान के चलिए ये हैं जस्टिस सीकरी। और यहाँ पे एक चौथे भाई साहब आते हैं, जस्टिस A.N. रे। अब केशवानंद भारती के फैसला आने के एक दिन बाद ये भाई साहब तो रिटायर हो गए। अब ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इनकी नियुक्ति वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर होती है। मतलब क्या है
कि इनके बाद जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होगा, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, इनके रिटायर होने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पे आएगा। ये वरिष्ठता का सिद्धांत है। कहने का मतलब जो व्यक्ति जितना वरिष्ठ है उसको ही सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनाया जाए। लेकिन इनकी वरिष्ठता को नकारते हुए, इनकी भी वरिष्ठता को नकारते हुए, जस्टिस ग्रोवर की वरिष्ठता को भी नकारते हुए इन भाई साहब को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बना दिया गया। ऐसा इंदिरा गांधी इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि उनके राष्ट्रपति भी उस समय उनके ही थे, वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति उनका, संसद के ऊपर नियंत्रण पूरा उनका था ही। एक चीज़ जो बार बार उनके फैसले को बदल रही थी वो थी आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले सरकार के फेवर में ही हों, इसके लिए उन्होंने अपने मनपसंद न्यायाधीश को सीजेआई बना दिया और वरिष्ठता के सिद्धांत को ठुकरा दिया। तो कुल मिला के ये सारी बातें हुई। अब जब ये सारी बातें हुई तो बड़े लोग नाराज़ हुए, लेकिन एक व्यक्ति जो इनसे इस फैसले से काफ़ी नाराज़ थे, उस व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ से साहब आपकी कहानी में जयप्रकाश नारायण की एंट्री होती है। थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण, साथियों वीडियो बनाने में काफ़ी पसीना आ जाता है, आप जानते हैं, पंखा चलता है फिर भी दिक्कत होती है। थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये जयप्रकाश नारायण वही व्यक्ति हैं जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। भूदान आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, कुछ लोगों ने, खुद पंडित नेहरू ने इनसे कहा था कि आप देश के उप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन इन्होंने कभी गद्दी की राजनीति नहीं करी थी, कभी इन्होंने कुर्सी की राजनीति नहीं करी थी। नेहरू के और इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेहरू कुछ गलत काम करें तो वो जयप्रकाश नारायण उनका विरोध नहीं करें, विरोध भी करते थे। जो इनकी बिटिया थी पंडित नेहरू की, इंदिरा गांधी, उनको प्यार से इंदू कह के बुलाते थे, लेकिन बाद में दोनों के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। खैर, लेकिन जब इनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ती चली गई, बाद में इनको डायबिटीज़ भी हो गया, इनकी पत्नी भी मर गई थी, तो अपनी जो राजनीति है उस राजनीति को छोड़ के अपने गांव, बिहार के एक छोटा सा गांव है सीता बदियारा, वहाँ पे जाके रहने लगे थे। जब ये सब काम हुआ, यानी वहाँ पे सीता बदियारा में जयप्रकाश नारायण साहब रह रहे थे, लेकिन इधर एक टर्निंग पॉइंट आता है। A.N. रे को, भाई साहब को बना दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब ये बात जयप्रकाश नारायण को बड़ी बुरी लगी और उन्होंने 15 दिसंबर 1973 में, दिसंबर में ही चल रहा है, बिल्कुल कालक्रम से चलिए, बिल्कुल डिटेल में, दिसंबर 1973 में 15 दिसंबर की बात है लगभग, सारे सांसदों को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में एक बात कही कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो तो मनमाने ढंग से हुई है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भारत सरकार है वो ज्यूडिशियरी के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर मनमाना प्रतिबंध लगाना चाह रही है, उसको अपने कब्जे में लेना चाह रही है। यानी कहने का मतलब अब इस निर्णय के बाद सरकार की कठपुतली हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई न्यायपालिका तो बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, तो कहने का मतलब इंदिरा गांधी सरकार कठपुतली बनाना चाह रही थी न्यायपालिका को, लेकिन इस बात का विरोध करने आ गए जयप्रकाश नारायण। जब ये सारी बातें हो ही रही थी तो देश में एक बड़ा विशेष परिवर्तन आया, और इस विशेष परिवर्तन की जो जगह थी वो थी गुजरात। साथियों, गुजरात में क्या हुआ, महंगाई बढ़ रही थी। 1973 में महंगाई की जो दर थी वो 23% थी, जो 1974 में बढ़ के 30% हो गई थी। कहने का मतलब जो सामान पहले 100 रुपये का आ रहा था बढ़ के वो 130 रुपये का हो गया। ऐसे मान के चलिए 30% लगभग महंगाई बढ़ जाने के बाद बिहार के छात्रों ने, अहमदाबाद में एक LD इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के छात्रों ने जो मेस बिल बढ़ जाने के, जो मेस का खाना होता है वो उसका बिल बढ़ गया। कुछ लोगों ने तो, कुछ छात्रों ने तो एक वक्त का खाना भी छोड़ दिया। तो इसकी वजह से वहाँ छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और वहाँ पर साथियों चिमन भाई पटेल नाम के व्यक्ति जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार चल रही थी। लोगों ने आंदोलन किया, छात्रों ने आंदोलन किया,
20 दिसंबर 1973 से आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन बढ़ता चला जा रहा था। अब आंदोलन जब ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा और बढ़ गया, तो जनवरी 1974 में जाके एक राज्यव्यापी हड़ताल करने का, राज्यव्यापी बंद करने का ऐलान कर दिया छात्रों ने। अब छात्रों ने जब ये ऐलान किया तो छात्रों के दमन के लिए फौज को बुला लिया गया और लगभग बताते हैं कि दोनों के बीच में बहुत हिंसक झड़प हुई। 100 से ज़्यादा छात्र मरे, कई गिरफ्तारियां हुई, कई घायल हुए, बहुत सारी दिक्कतें हुई। लेकिन इसके बाद जो लोग चाहते थे, जो छात्र चाहते थे, वही हुआ। ये आंदोलन सफल हुआ। चिमन भाई पटेल, उनको लोग चिमन चोर भी बुलाते थे, चिमन चोर। ये शब्द देखिए, ये शब्द मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हर एक चीज़ का तथ्य होता है, साक्ष्य होता है। ये तथ्य अगर आपको जानना है, कोई भी मैं अव्यावहारिक बात नहीं करूँगा, अगर ये तथ्य आपको देखना है तो आप रामचंद्र गुहा की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और रामचंद्र गुहा की पुस्तक है इंडिया आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद भारत, उसमें पढ़ें, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। स्रोत भी मैंने बता दिया। और कोई आपको लगे कि हाँ सर ये आपका थोड़ा सा अजीब सा, हमको इम्प्रैक्टिकल चीज़ लगी थी, क्या ऐसा भी था, तो उसके स्रोत आप मुझसे पूछ लिया करें कमेंट में। खैर आगे चलते हैं। तो चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ गया इस आंदोलन के बाद। कुल मिला के ये छात्रों का एक सफल आंदोलन है। साथियों, आप जानते हैं जितने भी आंदोलन हुए हैं या अब भी जो आंदोलन होते हैं, उसमें छात्रों का बड़ा योगदान होता है। युवा वर्ग जिसके पास है, जितना ज़्यादा युवा वर्ग जिस पार्टी के पास है, उस पार्टी को उतनी ही ताकत मिलती है। ये बात आप भली भांति जानते हैं और जो राजनेता हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को अच्छी तरीके से जयप्रकाश नारायण भी भांप रहे थे कि बिना छात्रों के तो आंदोलन करना संभव है ही नहीं। वो आंदोलन क्यों करना चाह रहे थे, ये बात भी अभी आपको पता चल जाएगी। तो कुल मिला के जो दिसंबर 1973 में आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात में, जब ये आंदोलन ख़त्म हुआ लगभग उसके कुछ समय बाद ही मार्च के महीने में 1974 में बिहार में इसी तरह का एक आंदोलन छात्रों ने फिर से शुरू कर दिया। और इस छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रही थी बिहार छात्र संघर्ष समिति नाम की एक संस्था। अब ये लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए अपनी मांगें जो है सरकार के सामने उठा रहे थे, कह रहे थे शिक्षा में सुधार करिए, चुनाव व्यवस्था में सुधार करिए, और इसी तरह की कुल मिला के लगभग 8-9 मांगें इनकी चल रही थी। लेकिन अब्दुल गफूर की सरकार इनके सामने झुकने वाली नहीं थी। तो मार्च के महीने में बिहार छात्र संघर्ष समिति ने क्या किया, जो पटना विधानसभा है उसका घेराव करने की बात सोची। जब ये घेराव करने की बात हुई, छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए गए। यहीं एक व्यक्ति सामने निकल के आते हैं, एक खास आदमी थे यहाँ पे, लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव बताते हैं कि हम सबको पकड़ के जेल में डाल दिया सरकार ने, बिहार सरकार ने। अब हम सब तो जेल में थे। अब समस्या ये थी कि हमारी बातों को, हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो, विश्वसनीय पात्र हो, जो हमारी बातें सरकार तक पहुंचाए। ऐसा व्यक्ति कौन है? तो राजनारायण कह रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण के अलावा ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता था? और जयप्रकाश नारायण पहले ही कह चुके थे कि मैं छात्रों का जो आंदोलन है उसकी अगुवाई करूंगा अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो कुल मिला के जैसे तैसे करके जयप्रकाश नारायण को मना लिया कि आप हमारा नेतृत्व करिए, हमारी जो वाजिब मांगें हैं उन मांगों को सरकार के सामने पेश करवाइए। कुल मिला के जयप्रकाश नारायण के हाथ में आ गया अब छात्रों का आंदोलन। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखिए, छात्र जितना भी आंदोलन कर रहे हैं वो पूरा का पूरा अहिंसात्मक आंदोलन होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं डंडे बरसाना शुरू कर दें, आप पुलिस वालों से झड़प करना शुरू कर दें, अहिंसक आंदोलन चलाइए। ये बात उन्होंने कही। आंदोलन की शुरुआत हुई अप्रैल में 1974 में। एक आंदोलन हुआ सबसे पहला, जिसको साइलेंट प्रोटेस्ट कहते हैं। साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ अप्रैल 1974 में। जून में 5 जून को एक बहुत बड़ा आंदोलन होना था, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। और यहीं पर 5 जून 1974 वाले दिन संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। अब संपूर्ण क्रांति में बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होने के लिए आए। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भाई
अगर आप जयप्रकाश नारायण का आदेश मानते हो तो जयप्रकाश नारायण का ही आदेश है कि उस दिन रेलगाड़ियाँ नहीं चलेंगी, रेलगाड़ियाँ नहीं मतलब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। जयप्रकाश नारायण के कहने पर लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, दफ्तर जाना छोड़ दिया। तो कुल मिला के सब ने हामी भर दी, जो आप कहेंगे वही होगा। काफ़ी बड़े नेता थे, उनकी बात मानना भी जायज़ है। तो कुल मिला के ये आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा था, उग्र होता चला जा रहा था साथियों। अब सवाल उठता है, सवाल नहीं, एक परिवर्तन की बात सुनते हैं पहले। जब ये घटना हो रही थी सरकार के सामने, इंदिरा गांधी सरकार के सामने दिक्कतें आ रही थी। गुजरात सरकार में भी दिक्कत आई थी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। अब एक दिक्कत और आ गई बड़ी। मई के महीने में रेल कर्मियों ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, जो बाद में देश के रक्षा मंत्री भी बने हैं, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू कर दिया और सारे लोग रेलवे हड़ताल पर चले गए। बहुत सारे लोग हड़ताल पर निकल गए। तो कुल मिला के सरकार इस बात से बड़ी खपा हो गई। जितने भी कर्मचारी हैं जो रेलवे क्वार्टर्स में रह रहे थे, उन सबको वहाँ से बाहर फेंकना शुरू कर दिया, उनके सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़े तबके को, एक व्यापारिक तबके को या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले लोगों को अपने विरोध में कर लिया इंदिरा गांधी सरकार ने। थोड़ा सा पसीना पोंछ लेते हैं। बहुत बड़े तबके को अपने विरोध में कर लिया। अब यहाँ से एक परिवर्तन समझिए थोड़ा सा। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, यानी 3 बड़े कांड हो रहे थे, गुजरात वाला कांड, बिहार वाला कांड और फिर ये रेलवे वाली हड़ताल, सरकार ने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की बात छेड़ी। और जो परमाणु परीक्षण की बात है, मई के महीने में परमाणु परीक्षण से इस विवाद को या फिर इन आंदोलनों से मुंह फेरने के लिए परमाणु परीक्षण करवाए। परमाणु परीक्षण हुआ, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से आप जानते हैं। अब एक 1974 में हुआ है, एक 1998 में हुआ, आप जानते हैं, जिसको शक्ति 98 कहते हैं। लेकिन इस का भी कोई असर नहीं हुआ, खास असर होता भी नहीं, क्योंकि आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र रूप ले चुके थे। बाकी सारी जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, वो जेपी के आंदोलन से जाके जुड़ती चले जा रही थी। जब पार्टियां जुड़ी, केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जाके नहीं जुड़ी थी। बाकी देश की लगभग सभी पार्टियां जाके जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जाके जुड़ गई थी। आंदोलन उग्र होता चला जा रहा था। लेकिन अब बात आई कि ऐसा करते हैं, एक समझौता करके देख लेते हैं। 1 नवंबर 1974 को इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच में एक समझौता की बात हुई। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि इंदिरा गांधी मुझे एकांत में बात करें, मुझसे अकेले में बात करें। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ में जगजीवन राम और वाई बी चौहान 2 व्यक्ति पहले से मौजूद थे। जब जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई छात्रों की मांग है, जो अब्दुल गफूर की सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया जाए। कुल मिला के हमारी 8-9 मांगें हैं, थोड़ा सा उन मांगों को आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ चलती रहेगी। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो बिहार की सरकार है, अब्दुल गफूर की सरकार है, वो डेमोक्रेटिक रूप से चुन के आई है, जनता ने उनको चुना है, हम कैसे उनको हटा सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई मांग आपकी मानी नहीं जाएगी। जयप्रकाश नारायण नाराज होकर लौट के आ गए। अब जानते हैं, बड़ी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि ये चलती आ रही है। खैर, अब क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण वहाँ से लौट आए। लेकिन 1 नवंबर के ही दिन रामलीला मैदान में जाके इंदिरा गांधी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम बिहार की जो सरकार है, अब्दुल गफूर की सरकार है, उसको गिरा दें या फिर उसको बर्खास्त कर दें। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। अगर वहाँ की सरकार गिरेगी तो पहले इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना पड़ेगा। अगर आपको इतना ही हमें हटाने का शौक़ है तो मैदान में आइए और चुनाव लड़िए। इतनी बड़ी बात इंदिरा गांधी ने कह दी। जयप्रकाश नारायण ने इसके विरोध में 4 नवंबर को पटना में मंत्रियों के घरों का घेराव करवाना शुरू कर दिया। खुद जयप्रकाश नारायण भी वहाँ पे पहुँचे। जयप्रकाश नारायण और छात्रों पर लाठियाँ बांधी गईं। जयप्रकाश नारायण का फ़ोटो भी छपा। हालांकि ज़्यादा उनको चोट नहीं आई, लेकिन कुल मिला के एक गिरते गिरते एक फ़ोटो में उनको दिखाया गया था। अब देश का इतना बड़ा नेता जिसने देश के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और उस व्यक्ति के ऊपर
लाठियां भाजी जा रही थी भारत जैसे देश में। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी विडंबना की बात है। खैर, जब ये सारी बात हो रही थी, इंदिरा गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव और आ गया इसी समय साथियों। वो चीज़ आपको ज़रूर समझने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वजह यह भी मानी जाती है कि शायद आपातकाल इसकी वजह से भी लगा, और वो थी न्यायालयों के फैसले। थोड़ा सा समझिए, जब इंदिरा गांधी 1971 में चुनाव लड़ी थी, रायबरेली से उनका चुनाव हुआ था, 1 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से वो जीत के आई। उनके विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे राजनारायण। आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह साहब का हनुमान उनको कुछ लोग बुलाते हैं। उनके विपक्ष में वो चुनाव लड़ रहे थे। अब राजनारायण साहब ने शांति भूषण, जो बहुत बड़े वकील हैं, उनको लेके अपना केस दायर कर दिया हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वही हाई कोर्ट है जहाँ पे कभी इंदिरा गांधी के पिताजी और दादाजी वकालत किया करते थे। अब यहाँ पे इनका केस चला। अब केस की जो सुनवाई थी, सुनवाई होना शुरू हो गया। सुनवाई हुई। जो वहाँ के जस्टिस थे एक सेकंड पानी पी लूँ सर, एक सेकंड, फिर आगे बढ़ाता हूँ। इसको बंद करो तब तक। हाँ जी साथियों, थोड़ा सा एक तो गर्मी ज़्यादा है, पानी प्यास लगती है। जल्दी ही कोशिश करेंगे इसमें एक एसी लगवा दें। अभी थोड़ा सा आप जानते हैं गरीब ट्यूटर हैं यूट्यूब पे, तो खैर मजाक की बातें हैं। जल्दी ही कुछ ना कुछ करते हैं इस पसीना वसीना का थोड़ा सा, और मक्खियाँ वक्खियाँ कभी आ जाती हैं इसमें। खैर आगे चलते हैं। तो कहाँ चल रहे थे? हाँ, बात चल रही थी राजनारायण अपना केस ले गए हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उनको इस केस की पैरवी करनी थी। जगमोहन लाल सिन्हा ने पहले ही कह दिया कि इंदिरा गांधी जब आएँ तो कोई भी सुरक्षाकर्मी उनके साथ में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी लोग कोर्ट में उपस्थित रहें, कोर्ट रूम में उपस्थित रहें, कोई भी व्यक्ति इंदिरा गांधी के आने पर खड़ा नहीं होगा। इंदिरा गांधी को कोर्ट में बुलाया गया। इंदिरा गांधी कोर्ट में आई। 5 घंटों तक जवाब तलब किया गया। कुछ लोग ये कहते रहे कि बताइए, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट का एक वकील या हाई कोर्ट का एक जस्टिस क्या कोई निष्पक्ष निर्णय कर पाएगा? लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा बहुत ही काबिल और ईमानदार वकील माने जाते थे। कुल मिला के 5 घंटे तक बातचीत हुई। इंदिरा गांधी लौट के आई। इसके बाद जब लगा कि भाई जगमोहन लाल सिन्हा का जो निर्णय है वो इंदिरा गांधी के विपक्ष में जा सकता है, तो इंदिरा गांधी ने उनको खरीदने के लिए, रिश्वत देने के लिए एक चाल चली। अब जो DS माथुर हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस थे, DS माथुर और उनकी पत्नी जगमोहन लाल सिन्हा के घर गए और उनसे कहा कि देखिए, अगर आप सरकार के फेवर में अगर फैसला करेंगे तो आपको हाई कोर्ट के जस्टिस से नियुक्त, यहाँ से पदोन्नत करके, आपका प्रमोशन करके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बना दिया जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक लालच उनको दिया जा रहा था, और ये लालच की जैक जुगाड़ बड़े हिसाब से लगाई थी। इंदिरा गांधी के फिजिशियन थे डॉक्टर माथुर, और डॉक्टर माथुर के रिश्तेदार थे DS माथुर। अब DS माथुर गए फिर जगमोहन लाल सिन्हा के पास, तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे देखते हैं, जो होगा मैं देख लूँगा, आप जाइए। कुल मिला के जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला, उसकी जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई शुरू हुई 1975 में, और 1975 में शुरुआती समय में शुरू हो गई थी। मई तक सुनवाई चलती रही, और मई में जाके सुनवाई ख़त्म हुई। जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया कि इंदिरा गांधी के चुनाव के ऊपर क्या फ़ैसला देना है। 12 तारीख को, यानी 12 जून 1975 को ये फैसला आना था। अब 12 जून 1975 को फैसला आना था, लेकिन उसी सुबह DP धर की मृत्यु हो गई, जो इंदिरा गांधी के बहुत बड़े सहायक रहे थे, परामर्शदाता रहे थे। अब उनकी मृत्यु से इंदिरा गांधी बड़ी व्यथित थी, लेकिन उसी समय उनके पास में एक टेलीग्राम आया कि जो जगमोहन लाल सिन्हा हैं, उन्होंने आपके विपक्ष में बात कही है, आपके विपक्ष में निर्णय दिया है। कुल मिला के धांधली पाई गई थी, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा था कि आपके पास में 20 दिन का समय और है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकती हैं 20 दिन में। तो 20 दिन तो काफ़ी ज़्यादा समय होता है, लेकिन दिक्कतें बहुत थी। भगवान नहीं चाह रहा था कि इंदिरा गांधी इस झमेले से बाहर निकलें। उसी समय छुट्टियां चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तो लेकिन वैकेशन जज एक VR कृष्ण अय्यर,
वी आर कृष्ण अय्यर को वैकेशन जज बना दिया गया और वैकेशन जज वी आर कृष्ण अय्यर ने इंदिरा गांधी के विपक्ष में फैसला दिया। और विपक्ष में फैसला जो दिया उसमें कुछ फैसले तो उनसे तो बरी कर दिया, लेकिन दो फैसले जिन पे दिक्कत हुई वो ये थी कि इंदिरा गांधी ने एक रैली में बहुत बड़ा मंच बनवाया था लोगों को प्रभावित करने के लिए। आप जानते हैं भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, या आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता जिसको कहते हैं आप, उसमें कुछ नियम कानून होते हैं, उनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते चुनावों के दौरान। तो पहली दिक्कत क्या थी कि बहुत बड़ा उन्होंने मंच बनवाया था लोगों को प्रभावित करने के लिए। दूसरी बात जो थी वो उनका एक खास आदमी जो उस समय गैजेटेड ऑफिसर था, बिना रिटायर हुए, बिना अपने पद से त्यागपत्र दिए चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो गया। यानी आपको चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना है तो आप किसी सरकारी पद पे हैं तो आपको पहले उसे इस्तीफा देना होता है, उसके बाद में आप चुनाव प्रचार में भाग ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से इंदिरा गांधी का चुनाव फेल कर दिया और उनके चुनाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब जैसे ही ये बात जनता में पहुंची कि इंदिरा गांधी का चुनाव गैर कानूनी घोषित हो गया है, लोग भड़क उठे। 24 जून को अब ये फैसला ये बात चल रही थी, ये फैसला आया था सब। 25 जून वाले दिन जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया और उस रैली में उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये नारे बड़े चले हैं। गुजरात आंदोलन के समय, बिहार आंदोलन के समय एक नारा चलता था, पूरा पानी पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। तो इस तरह के नारे गढ़े जाते हैं चुनाव प्रचारों में। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा फिर जयप्रकाश नारायण ने दिया। अब ये 25 जून 1975 वाली बात है और साथियों देखो वहीं पहुंच गए हम इमरजेंसी। अरे काट दिया क्या? हाँ काट दिया। अब ये वही तिथि है जिस दिन इमरजेंसी लागू की जानी है। 25 जून को जयप्रकाश नारायण अपना आंदोलन कर रहे थे दिन में। शाम को 7 बजे इंदिरा गांधी ने अपने मित्र सिद्धार्थ शंकर रे, जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे उस समय, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप आइए और आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। सिद्धार्थ शंकर रे, कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष देवकांत बरुआ, जिसको शॉर्ट में DK बरुआ भी बोलते हैं आप, और इंदिरा गांधी, ये तीनों व्यक्ति मौजूद थे। इनके एक सचिव भी इनके साथ में थे। इन्होंने मतलब इंदिरा गांधी ने पूरी बात का जायजा दिया। इन दोनों तीनों लोगों को ये बात समझाई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसा इंदिरा गांधी को क्यों लग रहा था, आपको ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो दिन में रैली हुई थी उसकी पल पल की खबर इंदिरा गांधी के पास पहुंच रही थी। जयप्रकाश नारायण ने उसमें एक बड़ी बात कही थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो फौज है अपनी ड्यूटी करती रहे, लेकिन सरकार के किसी फैसले को गलत समझे तो उसको मानने से इनकार कर दे। इंदिरा गांधी ने कहा था कि फौज को ये आदमी भड़का रहा है और अगर ऐसा हुआ तो देश में आंतरिक विद्रोह हो जाएगा, और आंतरिक विद्रोह हो उससे पहले ही देश में आपातकाल लगा देना चाहिए। ये बात इन भाई साहब को, यानी सिद्धार्थ शंकर रे, DK बरुआ और अपने सचिव से चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बात की जानकारी पहले फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय राष्ट्रपति बन चुके थे, उनको दे दी जाए। इन लोगों ने जाके उनसे मुलाकात की, सारा प्रोसेस समझाया, सारी बात समझाई कि हमको इस बात का डर है कि देश में आंतरिक अशांति हो सकती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मुझे पूरा प्रोसीजर समझाइए कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने बताया, खुद फ़खरुद्दीन अली अहमद भी LLB करे हुए व्यक्ति थे, लॉ करे हुए व्यक्ति थे। मुश्किल से 20 मिनट में उनको सारी बातें समझा दी गई। आज तो यार कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा है। सारी बातें समझा दी गई, ये सारी बातें उनकी समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, जो अनुरोध पत्र है और वो, और आपका जो ड्राफ्ट है, आपातकाल का ड्राफ्ट और अनुरोध पत्र किसका? प्रधानमंत्री का, दोनों मेरे पास भिजवा दीजिए।
11:30 बजे रात को 25 जून को 11:30 बजे इंदिरा गांधी के सचिव ड्राफ्ट लेके, अनुरोध पत्र लेके उनके पास पहुँचे। उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया और रात को 12 बजे से देश में आपातकाल लागू हो गया। साथियों, अब यहाँ से थोड़ा सा आपातकाल में प्रवेश करते हैं। ये आपको समझ में यहाँ तक आ जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आपातकाल कैसे कैसे लगा। अब थोड़ा सा आपातकाल में प्रवेश करते हैं। अब आपातकाल में चलिए, आपातकाल लग चुका था रात के 12 बजे से। अगले बात करें तो अगले दिन यानी 26 तारीख की सुबह, 26 जून की सुबह 3 बजे एक कमरे में देवकांत बरुआ, सिद्धार्थ शंकर रे और इंदिरा गांधी सुबह एड्रेस टू द नेशन यानी राष्ट्र के नाम जो संबोधन आने वाला था उसका प्रारूप, उसका मसौदा तैयार कर रहे थे। और दूसरे वाले कमरे में, प्रधानमंत्री आवास के दूसरे वाले कमरे में, उनके सुपुत्र संजय गांधी अपने कुछ मित्रों के साथ, जैसे उस समय के गृह राज्य मंत्री ओम मेहता और आप कह सकते हैं कृष्णचंद जो उस समय के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एलजी थे वो, और एक बिहार के मुख्यमंत्री भी उनके साथ में थे। ये तीनों व्यक्ति एक कमरे में थे और इंदिरा गांधी के 3 सहयोगी एक कमरे में थे। इंदिरा गांधी अपने साथियों के साथ एड्रेस टू द नेशन का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, मसौदा तैयार कर रही थी। इधर राहुल गांधी राजनीतिक गिरफ्तारियां कैसे कैसे हों, राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारियां कैसे कैसे हों, उसकी लिस्ट बना रहे थे। और वो डंडे के जोर पे देश के लोकतंत्र को कब्जे में लेना चाहते थे। उनके कहने पर, यानी संजय गांधी ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे पहला नाम जयप्रकाश नारायण साहब का ही था। 2:30 बजे जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। गांधी शांति आश्रम में जब वो लेटे हुए थे, पूरे थके आ रहे थे, क्योंकि उसी दिन सुबह उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया था। 2:30 बजे पुलिस वहाँ पे पहुँची, लेकिन पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े नेता को ये कह दें कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको गिरफ्तार कर लेने के बाद उनको पहले तो थाने ले जाया गया पास के, लेकिन बाद में जल्दी ही हरियाणा के आसपास किसी गेस्ट हाउस में उनको शिफ्ट कर दिया गया, ताकि लोगों को पता चले कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया है तो बवाल खड़ा नहीं हो। दूसरे कमरे में इंदिरा गांधी मसौदा तैयार कर रही थी और वो बता रही थी लोगों को, मतलब अपने साथियों को, किस किस तरह से सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन किया जाना है। प्रारूप तैयार हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे हैं वो, सिद्धार्थ शंकर रे जाने लगे। बीच में ही जब राहुल गांधी कहाँ से आ गया ये बीच में ये भाई साहब जो हैं संजय गांधी, इनकी मीटिंग ख़त्म हुई। ओम मेहता उधर से निकल के आ रहे थे, सिद्धार्थ शंकर रे से बीच में टकराए। ओम मेहता ने बताया कि साहब कल अखबार नहीं निकलेंगे, सारे अखबारों की बिजली जो है वो काट दी गई है, और जितने भी अखबारों के दफ्तर थे वो बहादुर शाह जफर रोड है वहाँ पे थे, उस पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी गई थी। और ये भी बताया कि सुबह हो सकता है कि हाई कोर्ट वगैरह भी ना खुलें। उन्होंने कहा यार मैं तो अभी प्रधानमंत्री से मिल के आ रहा हूँ, तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर दोबारा से सिद्धार्थ शंकर रे वापस लौटे। इंदिरा गांधी वहाँ पे थी नहीं। संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि क्या मैं ये जो सुन रहा हूँ ये सही बात है। संजय गांधी ने कहा कि अरे आपसे सरकार चलाना नहीं आता, आपके बस की नहीं है, आप ये सब झमेलों में मत पड़ो। इतनी देर में ये इंदिरा गांधी आ गई। अब तो ये क्या नाम है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके नाम भी आने लग गए हैं। बताओ, गांधी गांधी इतने हैं। तो इंदिरा गांधी आई। अब ध्यान से समझिए, इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी को सारी बात सिद्धार्थ ने बताई कि ऐसे ऐसे बात है, मैं सुन रहा हूँ सही बात है, कि भाई मैंने तो ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं, एक बार संजय गांधी से और पूछ लेती हूँ। वो कमरे में संजय गांधी से मिलने गई। अब पुपुल जयकर जो इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली हैं, उनकी दोस्त भी हैं, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि जब वो वापस लौटी तो इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया सिद्धार्थ शंकर रे को कि आप टेंशन मत लीजिए कि अखबार भी आएंगे सुबह, हाई कोर्ट भी खुलेंगे, बाकी सारे काम विधिवत चलेंगे। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जो सत्ता है वो इंदिरा गांधी के हाथ से निकल के संजय गांधी के हाथ में पहुंच चुकी थी और सारी चीज़ें वही हैंडल कर रहे थे। अब सुबह हुआ, अखबार तो नहीं निकले, इक्का दुक्का अखबार ही निकल पाए, लेकिन हाई कोर्ट खुला। साथियों, सुबह बिल्कुल 6 बजे कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया। लगभग 15 कैबिनेट मंत्री
आए। इंदिरा गांधी भी उस सभा में उपस्थित हुई। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मंत्रियों को बताया कि देश में आपातकाल लगा दिया है रात को 12 बजे से ही, और ऐसा लग रहा था कि दिक्कत हो जाएगी, कोई आंतरिक समस्या हो सकती है, आंतरिक अशांति हो सकती है, इसकी वजह से ये सारी समस्याएं ख़त्म करने के लिए आपातकाल लगाया जा रहा है। किसी भी मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये पूछ लें कि बताओ आपातकाल जैसी बुरी चीज़, आपातकाल जैसी ख़राब चीज़ आपने हमें बिना पूछे लगा दी। जबकि प्रोसीजर क्या होता है, पहले कैबिनेट मंत्रियों को बताया जाता है, उनकी सलाह ली जाती है, तब राष्ट्रपति के पास जाया जाता है, तब लगाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी तब तक एक तानाशाह महिला का रूप धारण कर चुकी थी। उन्होंने किसी से सलाह मशवरा करना सही नहीं समझा, अपने आप फैसले लेती गई। सरदार स्वर्ण सिंह ने यहाँ पे सवाल उठाया कि मैडम जी 1971 से बाह्य आपातकाल तो लगाया हुआ है आपने पहले ही, अब इस आंतरिक आपातकाल की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बाह्य आपातकाल से आंतरिक समस्याओं का समाधान थोड़ी होगा, इसकी वजह से आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें आपातकाल लगाना पड़ा है। तो कुल मिला के किसी भी नेता की बिल्कुल भी नहीं चली। अब ये सारी बातें हुई, एक बगल के कमरे में संजय गांधी बैठे हुए थे। संजय गांधी ने उस समय के सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री जो इंद्र कुमार गुजराल थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, सब जानते हैं, उनको बुलाया। उनसे कहा कि देखिए कोई भी न्यूज़, कोई भी रिपोर्ट अगर ब्रॉडकास्ट करनी है तो वो पहले हमसे पूछ के करनी होगी। पहले उस न्यूज़ को हमें दिखाओ और बाद में रेडियो और टेलीविज़न पे दिखाओ। गुजराल साहब बोले कि उस चीज़ को तो मैं भी नहीं देख सकता जब तक दूरदर्शन या और कोई ऑल इंडिया रेडियो इसको लॉन्च ना कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हमें दिखाना पड़ेगा। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो किसी पद पर भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही होगा। इतनी देर में इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने कहा कि देखिए ऐसा कर लीजिए, आप एक ऑफिसर रख लीजिए जो सारी खबरों को प्रधानमंत्री आवास लेके आ सके। तो आप कुल मिला के समझ सकते हैं कि जो चीज़ें सीधे सीधे जनता के पास पहुंचती हैं, सरकार उनको कब्जाना चाहती थी। यानी पहले जो ब्रॉडकास्ट होने वाली न्यूज़ थी उनको सेंसर करना चाहती थी और वही दिखाना चाहती थी सरकार लोगों को जो वो चाहती थी। इस चीज़ को बोला जाता है प्री सेंसरशिप कर देना। प्री सेंसरशिप का सीधा सीधा मतलब है कि पहले कुछ चीज़ें जो सरकार के फेवर में नहीं है उनको कटिंग कर दो, काट दो, और वही चीज़ दिखाओ जो सरकार के हित में है। अब ये सारी बातें हुई। उस समय के शिक्षा मंत्री भी इंद्र कुमार गुजराल के साथ में मौजूद थे, नूरुल हसन नाम था उनका। नूरुल हसन से कहा गया कि देखिए यूनिवर्सिटी के जितने भी आरएसएस से संबंधित प्रोफेसर हैं उन सब की मुझे लिस्ट चाहिए, सबको जेल में डलवा दूंगा। कोई भी मेरे खिलाफ होगा, कोई भी सरकार के खिलाफ होगा, एक भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के पूरी रात धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई, लोगों को एक के बाद एक जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े बड़े नेता, सारे के सारे नेता सलाखों के पीछे पहुंचा दिए। कुल मिला के सुबह हुई, लगभग सब कुछ सामान्य दिख रहा था। साइकिल से जाने वाले मजदूर अपने सड़क पे दिखना शुरू कर दिए। नॉर्मल दिन की तरह बिल्कुल सब चीज़ की शुरुआत हुई। कुछ समय तक धीरे धीरे सब नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि सारे जो विपक्षी थे, हुल्लड़ करने वाले, विरोध करने वाले, रैलियां करने वाले, सब जेलों के पीछे थे, जेल की सलाखों के पीछे थे। अब कुछ लोग जैसे विनोबा भावे इसको कहते हैं कि ये तो भाई देश में एक अनुशासन हो गया, उन्होंने इसको अनुशासन पर्व बता दिया कि ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ जो हुआ। अब ऐसी चीज़ तो अच्छी कैसे हो सकती है, आप जानते हैं। मनचाहा आप काम कर रहे हैं, उस पर विरोध करने वाला कोई नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तभी तो इसको लोकतंत्र पर काला धब्बा कहते हैं। खैर, हम तो अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब आपातकाल लगा देश में साथियों, तो अब इसके बाद एक तरफ इंदिरा गांधी संविधान में एक के बाद एक संशोधन करवाना शुरू कर दिए, और दूसरी तरफ उनके बेटे संजय गांधी कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम लेके आए, जिसको 5 सूत्री कार्यक्रम बोलते हैं। अब 5 सूत्री कार्यक्रम में साथियों कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रम थे, जैसे आपको बताएं वयस्क शिक्षा, और दूसरा कह सकते हैं आप दहेज प्रथा का उन्मूलन करिए, यानी दहेज लेना बंद करवाइए। एक काम ये था पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। चौथा एक काम था कि जो जातीय भेदभाव है उसको ख़त्म करो।
सबसे इम्पोर्टेंट और पांचवा जो काम था उनका वो था परिवार नियोजन, जो सबसे ज़्यादा उनको चर्चित बनाता है। परिवार नियोजन की शुरुआत राहुल गांधी कहाँ से आ रहा है बीच में, संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम में परिवार नियोजन, उसका जो 5वां कार्यक्रम है वो भी चला दिया। अब आप थोड़ा सा इसका यकीन करना मुश्किल होगा, इतना खतरनाक ये आंदोलन बना, कार्यक्रम बना कि किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी सरकार देखती थी, हर एक व्यक्ति की परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करना शुरू कर दी। 80 साल का व्यक्ति है उसकी भी नसबंदी कर दी गई, 18 साल का व्यक्ति, 16 साल का व्यक्ति, सबकी नसबंदी कर दी, जो नहीं चाहता उसकी भी नसबंदी कर दी। मुजफ्फरनगर में तो एक दंगा इतना ज़्यादा भड़क गया जब लोगों को ज़बरदस्ती उठा के पुलिस वाले ले जा रहे थे। एक तो इसकी खास वजह ये भी थी क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो संजय गांधी के हाथ में चला गया था। इंदिरा गांधी तो केवल नाम के लिए अब प्रधानमंत्री का काम कर रही थी, असल में नेता बने हुए थे संजय गांधी। तो संजय गांधी की नज़र में आने के लिए हर एक राज्य का मुख्यमंत्री अच्छे अच्छे रिकॉर्ड परिवार नियोजन के संजय गांधी के सामने पेश करने लग गया। तो इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे तो वो वाजिब काम हो या गैर वाजिब काम हो, सब हथकंडे अपनाए गए और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने के लिए नसबंदियां करना शुरू कर दी। जब मुजफ्फरनगर में ये सारे काम हो रहे थे तो वहाँ पे दंगा भड़क गया, लगभग 150 से ज़्यादा लोग दंगे में मर गए। तो कुल मिला के ये काम ज़बरदस्ती वाला एक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है उनका। ऐसा ही एक काम था उनका, जो तुर्कमान गेट है उसके पास में जो झुग्गी झोंपड़ी वाली कॉलोनी है, उस झुग्गी झोंपड़ी वाली कॉलोनी को भी हटाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर दिया। एक संस्था है जिसका नाम है DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके वाइस चेयरमैन हुआ करते थे जगमोहन। एक तो जगमोहन लाल सिन्हा हैं जो जस्टिस रहे हैं, ये DDA के वाइस चेयरमैन हैं जिनका नाम है जगमोहन। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो जगमोहन साहब जो हैं वो दिल्ली को सुंदर बनाने के पहले से ही पक्ष में थे। संजय गांधी भी चाहते कि दिल्ली सुंदर दिखे, तो उन्होंने तुर्कमान गेट के पास की जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, और ये तुर्कमान गेट बहादुर शाह जफ़र रोड, जहाँ पे ज़्यादातर सरकारी दफ्तर हैं अखबारों के, उससे लगभग 2 या 3 मील दूर होगा मुश्किल से, और कम ही होगा। इतनी दूर है मात्र, वहाँ की झुग्गी झोंपड़ियों को हटवाना वहाँ से शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि 1975 से पहले के 15 सालों में लगभग 60,000 झुग्गी झोंपड़ियाँ हटाई गई थी, लेकिन 1975 के बाद के 15 महीनों में, मात्र 15 महीनों में 1,20,000 से ज़्यादा झुग्गी झोंपड़ियाँ केवल दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर उखाड़ के फेंक दी गई और जनता के ऊपर भयंकर बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया। कुल मिला के जितने भी गैर कानूनी काम हो सकते थे, संविधान को बदलने का काम, कई सारे एक के बाद एक संशोधन इंदिरा गांधी ला रही थी, और देश में परिवर्तन इधर से संजय गांधी ला रहे थे। लोगों में बड़ा गुस्सा था। वह पूरी काली घटना को आपातकाल के नाम से जाना जाता है, और इसी को कहते हैं आपातकाल के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा। साथियों, ये आपातकाल 21 मार्च 1977 को जाके ख़त्म हुआ, और इंदिरा गांधी ने उसके बाद आम चुनावों की घोषणा कर दी। और ये आम चुनाव वही आम चुनाव होने वाले हैं साथियों, जब इसमें इंदिरा गांधी ने चैलेंज किया था जयप्रकाश नारायण साहब से कि अगर आपको ऐसा लग रहा है हराना चाहते तो हरा के दिखाओ। तो आम चुनाव होने हैं अब, आगे कभी समय मिलेगा तो इसके आगे की वीडियो बनाएंगे, लेकिन तभी बनाऊंगा जब आप मुझसे कहोगे कि वीडियो अच्छी लगी है और कमेंट करके बताओगे। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, नॉलेज फुल वीडियो चाहिए, तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे कि मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।